नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी आज है आम बजट का मुद्दा है आम बजट का। जहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया और बजट को लेकर काफ़ी चर्चा थी। 2 दिन से ही चर्चा थी कि इस बार जो है बजट कुछ खास होने वाला है, खासकर मिडिल क्लास के लिए। और उन्होंने वही किया। मिडिल क्लास के लिए जो है टैक्स में जो है काफ़ी रियायत दी है। जैसे कि 7 लाख का जो स्लैब था उसको बढ़ा कर उन्हें 12 लाख कर दिया। यानी सालाना आप 12 लाख का अगर काम करते हैं, कमाते हैं, तो आपको 12 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, जबकि इसके पहले ये टैक्स के दायरे में था। तो सरकार ने क्या मध्यम वर्ग को संदेश दी है, क्या फ़ायदा पहुंचाई है और उससे बदले में लोगों का नुकसान भी कुछ तो हुआ रहेगा, क्या है, ये हमारा आज का लेखा जोखा है इस वीडियो में। हमारे साथ में हैं राजनीतिक विश्लेषक दयानंद नेने जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी 3 में जो ये बजट पेश की गई है, ये खासकर मिडिल क्लास के लिए हमेशा कहा जाता था कि कुछ भी हो, मिडिल क्लास का हमेशा परेशानी होती है। यानी अपर क्लास के लिए कोई मतलब नहीं बजट का। निम्न जो नीचे वाले क्लास के उनके लिए सरकार हर सुविधा देती है, लेकिन हमेशा मिडिल क्लास का जो है बहुत खराब स्थिति हो जाती है। यानी मिडिल क्लास हमेशा मार खाता है। तो इस बार जो मिडिल क्लास को खुश करने का क्या वजह रहा है, क्या इसके पीछे की राजनीति है, इस पर हम चर्चा करेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे सर, जो आज बजट काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय। काफ़ी लोक लुभावन लोग कह रहे हैं, खासकर मिडिल क्लास के लिए, खासकर उनके लिए जो महीने का 1 लाख रुपये कमाते थे और वो टैक्स भरते थे, आज वो काफ़ी खुश तो होंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए क्या है वो ज़रा बताइए आप। सबसे पहले दर्शकों को नमस्ते, वंदे मातरम। श्याम जी, एक कहानी याद आ रही है जी। बहुत साल पहले एक क्रिकेट का मैच चलता होता है और जो टीम बैटिंग करती है वो कभी आहिस्ता बैटिंग कर रही है, कभी बीच में तेज़ी से बैटिंग करती है, उनकी विकेट पे विकेट चली जाती है जी। और आखिरी ओवर में ऐसे हो जाता है कि उनके पास 1 विकेट रहती है और उनको चाहिए होते हैं 6 रन। जी। अभी जो बैट्समैन होता है वो वीक बैट्समैन होता है जो बैटिंग कर रहा है और उसको 6 गेंदों में उसको 6 रन करने होते हैं। पहले 5 गेंद वो डिफेंसिवली टैप करके 1 भी रन नहीं बनता है और सारे लोग जैसे अभी ये मैच गई और जब आखिरी गेंद आती है तो उसके ऊपर वो छक्का लगा देता है और टीम को मैच जिता देता है। आज का जो बजट है निर्मला सीतारमण जी का, तो मुझे वो बजट देखने के बाद, सुनने के बाद ये क्रिकेट मैच की याद इसलिए आ गई कि गत 5 साल में 2020 से हर साल मध्यम वर्गीय जो था वो हमेशा बजट जब आता था तब एक आस लगाए बैठा था कि हमारे लिए कुछ न कुछ तो यहाँ पे प्रावधान करेगी वित्त मंत्री, हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, हमारी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर बनाने का हमें मौका मिलेगा। और हर साल निराशा होती थी जी। इस साल मैं क्रिकेट की मैच का इसलिए एग्जाम्पल दिया या जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि निर्मला सीतारमण जी ने जो भाषण दिया उसका लास्ट टॉपिक था पर्सनल टैक्सेशन जी। तब तक उसने पूरा डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, पार्ट 1 पार्ट 2 कर करके लगभग 1.25 घंटे का जो उसका स्पीच था, लास्ट टॉपिक था उसका पर्सनल टैक्सेशन। और वो लास्ट टॉपिक पे उसने 7 लाख की जो लिमिट थी वो बढ़ा के 12 लाख की जब अनाउंसमेंट की, तब मुझे वो आखिरी गेंद पे छक्का लगाने की बात याद आ गई। यानी निर्मला सीतारमण जी जो है इसमें वैसे भी महिला टीम इसमें स्ट्रांग खेल रही है। हाँ। तो उन्होंने लास्ट बॉल पे 6 मारी दिया। अभी देखिए, जाहिर है पूरा मध्यम वर्गीय आज बहुत खुश है जी। पर वो टॉपिक के ऊपर जाने के पहले मैं बजट में जो आज मेन जो प्रावधान है वो एक बार सबको पढ़ के बताना चाहूँगा और फिर अपन वो पर्सनल टैक्सेशन टॉपिक पे जाएंगे। उसमें भी काफ़ी लोगों में कुछ कन्फ्यूजन है, वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा जी। आज के बजट में जो सबसे बड़े जो ऐलान सीतारमण ने किए हैं, वो तो सबसे बड़ा ऐलान तो यही है जो आखिरी बॉल पे 6 थी, 12 लाख तक की कमाई पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा था, वित्त मंत्री ने क्या कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल, मतलब अगले हफ्ते में इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अमेंड करने के लिए
एक नया इनकम टैक्स बिल वो संसद में पेश करने वाली है। हाँ, और उनका ये कहना है कि भारत का जो इनकम टैक्स एक्ट था वो बहुत पुराना था, उसमें से काफ़ी कलम जो है वो आउटडेट हो चुके थे। तो आज के ज़माने के साथ पेस रखने वाला या तो उसके साथ चलने वाला ऐसा एक इनकम टैक्स एक्ट जो आज के ज़माने में रेलिवेंट रहेगा, ऐसा वो इनकम टैक्स एक्ट नया अगले हफ्ते में पेश करेगी। ये बहुत बड़ी खबर है। तीसरा, कैंसर की लगभग 32 दवाइयों पे बेसिक स्टैम्प ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो होती है वो उन्होंने माफ़ करी। तो उसकी वजह से कैंसर की दवाइयाँ काफ़ी सस्ती हो जाएगी और इसकी राहत मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को काफ़ी मिलेगी। उसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करने के जिनको बाकी है, तो गत 4 साल के इनकम टैक्स रिटर्न वो एक साथ अभी फाइल कर सकते हैं, उन्हें पेनल्टी नहीं लगाएंगे, ऐसे उन्होंने घोषणा की। ये भी जो लोग टैक्स भरते हैं या रिटर्न भरते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी घोषणा है। फिर वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर की, तो उनको अभी तक क्या था, 50,000 तक का इंटरेस्ट अगर जमा होता है साल में उनके नाम पे, तो फिर उनको टैक्स एट सोर्स काटते थे, TDS लगता था। तो वो प्रावधान उन्होंने 50,000 से लेके 1 लाख तक बढ़ा दिया है, डबल कर दिया है। तो उसका बहुत बहुत बड़ी राहत सीनियर सिटीजन को मिलने वाली है इसमें। उसके बाद में मसूर और तुअर जैसी दाल की पैदावार के बढ़ाने के लिए अगले 6 साल में उनका पूरा गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। उसके लिए जो भी सब्सिडीज देनी पड़ेगी वो ये पल्सेस के लिए वो देंगे। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा लाभ की बात है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को दिए थे, उसके ऊपर उन्होंने क्रेडिट का लिमिट जो था वो 3 लाख था, वो 3 लाख से बढ़ा के अभी उन्होंने 5 लाख लिमिट कर दिया है। तो ये भी किसानों के लिए फायदा है। फिर बिहार के चुनाव अगले 2-3 महीने में होने वाले हैं, तो उस चुनाव पे नज़र रखते हुए उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा और इसमें छोटे किसान के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वो बोर्ड में शामिल किए जाएंगे। ऐसे करके उन्होंने बिहारियों को एक खुश करने के लिए एक कदम उठाया है। इनफैक्ट बिहार के लिए उन्होंने 5-6 और सुविधाएं इसमें दी है। जाहिर है बिहार के इलेक्शन के तहत उन्होंने ये अनाउंसमेंट्स करी है। उसके बाद में छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड देगी, जिसमें 10 लाख तक की क्रेडिट लिमिट उनकी होगी। तो MSME और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए ये बहुत बड़ा फायदा होगा। 10 लाख की क्रेडिट लिमिट उनको मिलेगी वो कार्ड की वजह से। फिर MSME के लिए लोन की गारंटी कवर जो थी वो 5 करोड़ के बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है और 1.5 लाख करोड़ तक का कर्जा सारे MSME सेक्टर को देने का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। तो ये भी MSME सेक्टर के लिए और MSME में जो दायरे में आते हैं छोटे व्यापारी के लिए बहुत बड़ा कदम है। और स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ किया गया है। अभी 10 साल पहले जब स्टार्टअप योजना उन्होंने जाहिर की सरकार ने, तो उस दौर के अनुसार उन्होंने 10 करोड़ का रखा था। अभी वो योजना सक्सेसफुल होते हुए देख के उन्होंने वो 10 करोड़ का 20 करोड़ कर दिया है। तो ये और भी बहुत सारी है, पर ये मेरे हिसाब से जो मेन घोषणाएं थी वो दर्शकों के लिए आज अभी अपने बता दी है। इसके बाद में इनकम टैक्स की जो स्लैब्स थी उसमें उन्होंने बहुत सारा फेरफार कर दिया है। इनफैक्ट नई स्लैब्स ही उन्होंने घोषित कर दी है और वो स्लैब्स के बारे में भी जानकारी देना जरूरी है। तो टैक्स का एग्जेम्पशन लिमिट जो था वो 2 लाख तक का था, अभी तक 2.5 लाख तक का 2014 में उन्होंने घोषित किया था, वो बढ़ा के 4 लाख तक कर दिया है। मतलब 4 लाख तक के इनकम के लिए कोई टैक्स नहीं रहेगा। 4 लाख से 8 लाख अगर आपका इनकम होगा तो पहले स्लैब में आपको 5% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 8 लाख से 12 लाख तक का लिमिट होगा तो आपको 10% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 12 लाख से 16 लाख तक आपका अगर आय होगी आपकी वार्षिक, तो आपको 15% यानी 12 लाख के बाद ये इनकम नहीं 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 15 लाख बताता हूँ मैं वो 12 लाख से 15 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख तक 20% और 20% से 24
लाख तक 25%, ये एक नई स्लैब उन्होंने घोषित की है। और 24 लाख के ऊपर जिनका इनकम है उनको 30% आयकर लगेगा। अब गत साल तक क्या था, 15 लाख के ऊपर जिनका इनकम था उन सबको ब्लैंकेट 30% लगता था। तो उन्होंने अभी वो बढ़ा के उसमें 2 स्लैब और किए हैं। 20 लाख तक की एक स्लैब करी है 16 लाख से, जहाँ पे 20% इनकम है। 20 से 24 लाख तक 25% इनकम है और 24 लाख से आगे 30% इनकम है। तो ये नए स्लैब्स की वजह से भी काफ़ी बड़ी राहत मिलने वाली है। अभी इसमें लोग कंफ्यूज्ड है कि घोषणा तो की है 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ है, फिर ये स्लैब्स काय की है। तो जब इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है तो आपकी इनकम जो भी हो उसका कंप्यूटेशन तो ये स्लैब्स के मुताबिक होता ही है। 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% कंप्यूटेशन होता है। अभी क्या है, इनकम टैक्स एक्ट में 87A करके एक सेक्शन है जिसके ऊपर पहले लास्ट ईयर तक 12,500 तक का रिडक्शन मिलता था, रिबेट मिलता था। मतलब आपका जो भी टैक्स कंप्यूटेशन होता है तो उसमें अलग अलग जो आपको रिबेट्स मिलते हैं उसमें ये ऐड हो जाता था और 7 लाख तक का आपको ये हो जाता था। इस बार सरकार ने क्या किया है, आपका 12 लाख तक का इनकम जो भी है उसमें ये कंप्यूटेशन करके जो भी टैक्स आए 12 लाख तक ये 87A के तहत पूरा रिबेट मिल जाएगा और आपका टैक्स जो भी भरने का आता होगा 12 लाख तक वो 0 हो जाएगा जी। और उस मतलब वैसे आप अगर देखोगे तो 12 लाख तक उन्होंने इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर दिया है। तो ये सारी महत्व की घोषणाएं हैं इस जो बजट है उसमें उन्होंने करी है। खासकर किसानों के लिए काफ़ी इंतजार रहता है कि किसान जो है हमेशा बजट के लिए इंतजार करते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ बड़ा फायदा करके देगी। उनके लिए क्या योजना इसमें डाला है? देखिए, इसमें उन्होंने कपास के लिए काफ़ी अच्छे ये किया हुआ है, मतलब प्रावधान किया हुआ है कपास जो किसान बनाते हैं उनके लिए। और जैसे मैंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का उन्होंने डबल किया हुआ है। और किसानों के लिए सरकार इसके अलावा मतलब बजट के अलावा, क्योंकि बजट में क्या होता है, एग्रीकल्चरल इनकम ये टैक्स फ्री है। मतलब आप अगर किसान हो तो आपकी आय कितनी भी होए आपको टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे में आप आते ही नहीं हो। तो सरकार जो उन्होंने किसान सम्मान योजना वगैरह जो अलग अलग या सब्सिडीज जो देती है वो हर साल में अलग अलग टाइम पे जैसी ज़रूरत है वो सरकार अनाउंस करती रहती है। बजट में उन्होंने जैसे कहा है मैंने, वो किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने अभी तक जो 3 लाख से 5 लाख किया है वो एक बड़ी घोषणा उन्होंने करी है। हमेशा लोग इंतजार करते हैं कि महंगाई जो है काफ़ी बढ़ गई है और कम से कम पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी दायरे में लाकर इसको कंट्रोल किया जा सकता था। और ऐसी उम्मीद भी थी कि इस बजट में शायद सरकार कुछ ऐसा करे। लेकिन क्या लगता है सरकार सामने क्या मजबूरी है कि पेट्रोल डीजल को जो है जीएसटी दायरे में नहीं कर पा रही है और इसका फ़ायदा जो है सीधा जो है गवर्नमेंट का ले रही है। और जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा हुआ है उसमें और भी वैट बढ़ा हुआ है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को 50-50% मार्जिन है, उसके बाद भी लोगों को राहत नहीं मिलती है इसमें और इसका पूरा का पूरा असर महंगाई पे पड़ता है। तो क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, जीएसटी जो है उसके बारे में जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसिल लेती है, जिसमें वित्त मंत्री जो है वो अध्यक्ष है जीएसटी काउंसिल का। पर देश के जो भी राज्य है वो सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री है वो इस जीएसटी काउंसिल में शामिल होते हैं और वो एक साथ में बैठ के हर चीज़ पे निर्णय लेते हैं कि स्लैब कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्लैब में जाना चाहिए, कौन सी स्लैब को 8% रखे, कौन सी स्लैब को 18% लगे, कौन सी में 28% रखे। अभी निर्मला सीतारामन जी ने तो 5 साल पहले ही बताया है कि अगर उनके हाथ में रहे तो वो तो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ज़रूर लाना चाहती है। असल में हो क्या रहा है कि जब जीएसटी काउंसिलों की मीटिंग हुई है और लगभग गत 5-6 मीटिंग जब भी हुई है, देश के सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री है वो राज्य भले बीजेपी के राज्य होए, कांग्रेस के राज्य होए या और किसी के राज्य होए, ये सारे वित्त मंत्रियों के एक चीज़ पे यूनानिमस हो जाते हैं कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने का नहीं। तो उसकी वजह से निर्मला सीतारामन जी चाहते हुए भी वो जीएसटी लाना नहीं चाहती। और राज्य क्यों ऐसे करते हैं
तो राज्यों को जीएसटी नहीं, जब एक राष्ट्र एक टैक्स बनाया आपने, उसी समय क्यों नहीं लाया? उसी समय कर देना चाहिए था। नहीं, स्टेट वाले तो नहीं करते कुछ। नहीं, देखिए, स्टेट वाले उसमें नहीं चिल्लाते। मैं आपको जब जीएसटी लॉन्च किया आपने, सारे प्रोडक्ट को उसके अंदर दायरे में लाया, उसमें पेट्रोल डीजल आपने अलग क्यों रखा? मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये वित्त मंत्री, देश की वित्त मंत्री माने उस वक्त अरुण जेटली थे, अभी निर्मला सीतारामन जी है, तो वो लोग डिसाइड नहीं करते। जीएसटी लागू करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक बनाई है, जो खुद अलग इंडिपेंडेंट बॉडी है। उसमें देश के सारे राज्यों के सारे वित्त मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री वो काउंसिल के मेंबर होते हैं, और उन्होंने जो जो प्रोडक्ट्स लाने हैं वो सजेस्ट करते हैं, उसके ऊपर चर्चा होती है, और एक मत होके फिर वो प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना टैक्स लगाने का वो तय होता है। तो पहले दिन से सारे राज्यों के जो वित्त मंत्री है देश के, वो एक चीज़ के ऊपर उनकी सहमति है कि पेट्रोल और डीजल को लाना नहीं चाहिए जीएसटी के दायरे में, क्योंकि अगर लाया गया तो वो जो हर राज्य पेट्रोल और डीजल के ऊपर अपने जो अलग टैक्स लगाते हैं, वैट बोलो या दूसरे जो भी टैक्सेस है वो लगाते हैं, तो वो और उसके ऊपर से उनको अच्छा खासा इनकम होता है, तो वो इनकम का सोर्स उनका बंद हो जाएगा। इसके लिए सारे राज्य कोई भी अलाउ नहीं करता है कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए। तो ये चीज़ दर्शकों को एकदम क्लियर मालूम होनी चाहिए कि देश के वित्त मंत्री का पेट्रोल डीजल जीएसटी में लाने के दायरे में लाने में डायरेक्ट कोई उनको अधिकार नहीं है। जो भी अधिकार है वो जीएसटी काउंसिल को है। उसके लिए महंगाई कितनी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राज्य का इनकम होना चाहिए, ये वो अपने दिमाग में रखते हैं। अभी देखिए, ये वास्तवता जो है ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल वास्तविकता ऐसी है। जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए कि 2004 में जब यूपीए की सरकार जब आई, तब आयकर की जो एग्जेम्पशन लिमिट थी, मतलब जो अमाउंट के ऊपर टैक्स नहीं बैठता था, वो 1 लाख थी। 2014 तक ये 1 लाख बढ़ते बढ़ते हो गई 2 लाख रुपये। मतलब कांग्रेस यूपीए के सरकार के वक्त में 2004 से लेकर 2014 तक इनकम टैक्स नहीं लागू होता कि वो 2 लाख के ऊपर उसके ऊपर वृद्धि होके 100% वृद्धि हुई, 1 लाख से 2 लाख। और 2014 से लेके 2025 तक आप देखो तो 2014 में 2 लाख और अभी 12 लाख, मतलब 600% वृद्धि मोदी जी के राज्य में हुई है। और फिर भी जब, और उसके अलावा लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा लोग टैक्स के रिटर्न फाइल करना चालू करे हैं। 6 करोड़ नील रिटर्न फाइल करते हैं, पर फाइल ज़रूर करते हैं। और इसके बावजूद जब विरोधी पक्ष कहते हैं कि मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण टैक्स टेररिज्म कर रही है, तो अगर 600% वृद्धि ये टैक्स टेररिज्म है, तो मैं तो कहूँगा ये बहुत ही प्यारा टैक्स टेररिज्म है। धन्यवाद नैने जी। तो आज का हमारा ये था वीडियो बजट के ऊपर। ये बात सही है कि महंगाई तो हर साल बढ़ती ही है, लोगों का इनकम भी बढ़ता है, इंक्रीमेंट भी होता है। जब इंक्रीमेंट बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है, प्रोडक्ट का दाम बढ़ते हैं। लेकिन सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि जो उनका खर्च है और जो इनका इनकम है, वो दोनों के बीच में ज़्यादा अगर गैप हो गया तो देश जो है कर्जे में डूब सकती है, देश में बड़ा कर्जा बोझ बन जाएगा। उसको देखते हुए बजट जो है हर साल पेश की जाती है, और कहाँ से इनकम बढ़ाया जाए, कहाँ से इनकम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, और कहाँ से जो है उनका जो खर्च है उसको समानता किया जाए। तो ये सब चीज़ों को देख के जो है बजट पेश होती है। तो फ्रेंड्स, आपकी भी कुछ दिमाग में कुछ प्रतिक्रिया होगी कि बजट जो आज का रहा निर्मला सीतारमण जी का किस तरह का रहा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद नैने जी, धन्यवाद, जय हिंद।